हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन मैगज़ीन। ये है हॉन्टेड हाउस ट्रूथ और ट्रिक का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें एक गांव का सीन दिखाया जाता है। 3 लड़के अपने स्कूल से घर लौट रहे होते हैं। शाम के 4:30 बज रहे थे। उनमें से एक लड़का कहता है, सब जिंगलिंग की गलती है। अगर जिंगलिंग गलती नहीं करता तो हमें पनिशमेंट नहीं मिलती और इतनी लेट हमें स्कूल में नहीं रुकना पड़ता। तभी उनमें से दूसरा लड़का कहता है, इसमें मेरी क्या गलती, क्लास से भागने का आइडिया हम तीनों का था ना। जीचन को बस बहाना चाहिए मुझे ब्लेम करने का। तभी तीसरा लड़का कहता है, गाइस तुम दोनों लड़ना बंद करो। अभी हम लोगों को बहुत देर हो चुकी है, हमें जल्दी से जल्दी घर लौटना होगा। हम अगर इसी रास्ते से गए तो 7 से 8 बज जाएंगे हमें घर पहुंचते पहुंचते। तभी जीचन कहता है, सिजुई सही कह रहा है, अगर हम इसी रास्ते से गए तो हमें बहुत रात हो जाएगी घर पहुंचते। एक काम करते हैं, हम शॉर्टकट से चलते हैं। हम लोग अगर इलिंग वाले रास्ते से गए तो हम लोग 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे और सबको पता भी नहीं चलेगा। वरना अगर इस बार मेरे पापा को पता चला कि हमें इस बार भी स्कूल से पनिशमेंट मिली है तो वो बहुत डांटेंगे। जीचन की बात सुन के सिजुई और जिंगलिंग दोनों डर जाते हैं, उनकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो दोनों कहते हैं, तुम पागल हो गए हो क्या, हम लोग ईलिंग वाला रास्ता बिल्कुल नहीं ले सकते, तुम लोगों को पता है ना उस रास्ते पे क्या है। जीचन ये सुन के थोड़ा सा इरिटेट होके कहता है, यार गाइस तुम दोनों कब से इतना डरपोक हो गए। हाँ मैं जानता हूँ अगर हम लोग ईलिंग वाले रास्ते से गए तो हमें वैंगजन मेंशन के सामने से जाना होगा, पर ठीक है ना, हम लोग जल्दी घर भी तो पहुँच जाएंगे, ये भी तो समझो। सिजुई कहता है, हम डरपोक नहीं हैं, पर फिर भी हम लोगों को पूरे गांव से मना किया गया है कि हम लोग उस रास्ते का इस्तेमाल ना करें, फिर क्यों जानबूझ के मुसीबत मोल लेना। जीचन कहता है, ठीक है, अगर तुम दोनों को घर पे डांट सुनने का इतना शौक़ है तो तुम दोनों जाओ लॉन्ग रूट से, मैं तो इसी शॉर्टकट से जाऊंगा, मैं भी देखता हूँ कि क्या होता है उस रास्ते पे। जिंगलिंग और सिजुई एक दूसरे की तरफ देखते हैं। 1 मिनट सोच के वो दोनों सामने की ओर देखते हैं। तब तक जीचन अपना साइकिल का पैडल चलाते हुए थोड़ी आगे निकल चुका होता है। वो दोनों आवाज़ देते हैं, जीचन रुको। जीचन पीछे मुड़ता है अपना साइकिल रोक के। सिजुई कहता है, ठीक है हम दोनों आ रहे हैं, पर हमें जल्दी आना होगा और अगली बार से तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिसकी वजह से हम लोगों को लेट हो और हमें इस रास्ते से जाना पड़े, यही पहला और आखिरी बार होगा। जीचन कहता है, ठीक है लेक्चर बंद करो, जल्दी आओ दोनों। फिर वो तीनों अपना साइकिल ईलिंग वाले रास्ते पे मोड़ लेते हैं। जंगल वाला रास्ता था क्योंकि उस रास्ते पे कोई जाता नहीं था। शाम का वक्त था, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था, अंधेरा ज़्यादा घना होने लगा था। वो तीनों अपना साइकिल जितना तेज़ हो सकता था चला रहे थे। आसमान में बिजलियाँ कड़क रही थी। ये रास्ता भी कुछ खास नहीं था, कच्चा रास्ता था, ऊबड़ खाबड़ था, जगह जगह पर पत्थरें पड़ी हुई थी क्योंकि ये रास्ता सालों हो गए किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। एक जगह पर जीचन का साइकिल का बैलेंस बिगड़ता है, वो गिर जाता है। जिंगलिंग और सिजुई थोड़े से आगे की तरफ थे। उन दोनों को अचानक एक चीख सुनाई देती है। वो दोनों पीछे की तरफ देखते हैं तो उन्हें जीचन वहाँ नहीं दिखता। वो दोनों थोड़े डर जाते हैं। वो लोग अपना साइकिल मोड़ के थोड़ा आगे जाते हैं तो जीचन उनसे थोड़ी दूरी पे गिरा हुआ होता है। उसका साइकिल एक जगह पर पड़ा होता है और वो दूसरी तरफ। सिजुई और जिंगलिंग अपना साइकिल रोकते हैं और साइकिल से उतर के भाग के जीचन के पास जाते हैं, पर जीचन को देख के वो दोनों चौंक जाते हैं। जीचन ज़मीन पर पड़ी एक बच्चे की तरह मुस्कुरा रहा होता है, हंस रहा होता है, जैसा कोई 5-6 महीने का बच्चा हो। उसको जगह जगह पर चोटें लगी हुई होती है, जो चोटें कम से कम साइकिल से गिरने की वजह से तो नहीं लग सकती। जिंगलिंग ज़ोर से जीचन को हिलाता है, जीचन क्या हुआ तुम्हें, उठो हमें घर जाना है। जीचन उन दोनों का किसी बात का जवाब नहीं देता, वो और ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। तभी सिजुई की नज़र ऊपर की तरफ जाती है। वो डर के सिहर उठता है। वो हाथों के इशारे से जिंगलिंग को कुछ दिखाता है। जिंगलिंग थोड़ा सा इरिटेट होकर बोलता है, सिजुई क्या कह रहे हो। सिजुई चुप रहता है, बस उंगली से सामने की तरफ इशारा करता है। जिंगलिंग जैसे ही देखता है, डर की एक ठंडी सी हिड़न उन दोनों के शरीर में बह जाता है। जिंगलिंग धीरे से कहता है, ये
ये तो वैंगज़ान मेंशन है। सिजुई और चिंगलिंग बिना देरी किए जीचन को जैसे तैसे खड़ा कराता है। जीचन जैसे उन दोनों के काबू में नहीं आ रहा था। कोई अदृश्य शक्ति उसको अपने वश में कर चुकी थी। जीचन दोनों के हाथ छुड़ा के भागने लगता है मेंशन की ओर। सिजुई और जिंगलिंग उसके पीछे भागते हैं, जैसे तैसे उसको पकड़ते हैं और अपने साइकिल को वहीं छोड़ के दोनों उसको गोद में लेके आगे की तरफ भागते हैं। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ रहे थे उनको ऐसा लग रहा था कि जीचन और ज़्यादा भारी होता जा रहा है। जैसे ही वो दोनों युगमिंग गांव में एंटर करते हैं वो दोनों जीचन को नीचे उतारते हैं और इस बार डर के मारे दोनों की चीख निकल जाती है। जीचन की आंखें और मुंह सिला हुआ था, जैसे उसकी दोनों पलकों को उसके चेहरे के साथ किसी ने सुई धागे से सिल दिया हो, और वैसे ही उसके होंठ भी सिले हुए थे। उसके सर से सारे बाल गायब हो चुके थे। वो अजीब तरह से अपना हाथ पैर हिला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जीचन है ही नहीं। सिजुई और जिंगलिंग की चीख सुन के गाँव के थोड़े और लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। वो लोग भी जीचन को जब ऐसे हालात में देखते हैं तो वो लोग दंग रह जाते हैं। उनमें से एक बुज़ुर्ग महिला सामने आती है और जीचन को देख के अपना सर झुका लेती है और कहती है, ये सिलसिला फिर शुरू हो गया है। अब हम में से कोई नहीं बचेगा। अचानक देखते ही देखते सबके आंखों के सामने जीचन की बॉडी पे आग लग जाती है। वो जल रहा था लेकिन फिर भी वो अजीब आवाज़ें निकल रहा था, अपने हाथ पैर चला रहा था जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा। सिजुई और जिंगलिंग वहीं बैठ कर रोने लग गए और वहाँ खड़े बाकी बड़ों के चेहरे पे सिर्फ एक मौत और एक अजीब सा डर का खौफ दौड़ रहा था जो उनसे कह रहा था कि वो लौट आए हैं। दूसरी तरफ लैंड मेंशन में जीचन लैंजान से मिलने उनके घर लैंड मेंशन आए हुए होते हैं। जीचन जब लैंड मेंशन में एंटर करते हैं वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखता। जीचन एक मेट से पूछते हैं, लैंजान कहाँ है? मेट कहती है, मास्टर अपने स्टडी रूम में है। इतना सुनते ही जीचन बिना सर्वेंट को रिप्लाई किए ऊपर की तरफ जाने लगता है। जब जीचन स्टडी रूम में एंटर करते हैं तो उन्हें दिखता है लैंजान अपने स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं, अपने लैपटॉप ओपन रखे, पर वो कहीं खोए हुए हैं। जीचन वहीं से आवाज़ देता है, लैंजान तुम आज भी ऑफिस नहीं गए? मुझे अंकल का कॉल आया था। तुम्हें पता है मैंने उनसे झूठ बोला कि तुम ऑफिस आए हो, पर मीटिंग में बिज़ी हो इसीलिए उनसे बात नहीं कर सकते। लैंजान बिना जीचन की तरफ देखे कहते हैं, जीचन आप प्लीज़ संभाल लो कुछ दिन, मेरा भी मन नहीं है ऑफिस आने का। जीचन कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ तुम परेशान हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम अपनी जिम्मेदारियाँ ठीक से ना निभाओ। तुम लैंड एंटरप्राइजेस की सीईओ हो लैंजान, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का पता होना चाहिए। लैंजान जीचन की किसी बात का जवाब नहीं देते। जीचन समझ जाते हैं कि लैंजान बहुत परेशान है। वो उनके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ क्या हुआ है। लैंजान थोड़ा सा अपना सर ऊपर करते हैं और जीचन की तरफ देखते हुए कहते हैं, वी के पेरेंट्स के डेथ के बाद वी के माँ मामी ही उसके गार्जियन हैं और उसके माँ मामी उसकी शादी कहीं और कराना चाहते हैं। पता नहीं वो क्यों नहीं समझना चाहते। सच कहूँ जीचन तो मुझे वो दोनों अजीब लगते हैं। जीचन बस ध्यान से लैंजान की सारी बातें सुन रहे होते हैं, वो सामने कोई जवाब नहीं देते। लैंजान कहते हैं, डैड की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रही है अब्रॉड में, जब तक वो ख़त्म नहीं होता तब तक मॉम डैड चाह के भी वापस नहीं आ सकते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है जीचन कि मैं इस वक्त क्या करूं। वी भी बहुत परेशान है। जीचन लैंजान के कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ सही होगा। दूसरी तरफ हमें जियान मेंशन दिखाया जाता है। वी अपने कमरे में लैंजान और अपने पेरेंट्स की पिक्चर्स को हक किए सो रहे होते हैं। तभी उस कमरे में शाइन एंटर करती है। भाई आप अब तक सो रहे हो? वे धीरे से अपना थोड़ा सा आई ओपन करते हैं और कहते हैं, शाइन अभी मुझे सोने दो, अभी मेरे उठने का कोई मूड नहीं है। शाइन कहती है, भैया दिस इज़ नॉट डन, आपने प्रॉमिस किया था कि आप आज मेरे साथ मेरे कॉलेज चलेंगे, आज मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे है।
आपने मुझे छोड़ने जाने का वादा किया था, अब आप मुकर नहीं सकते। विंग अपने नींद भरी आंखों से दोबारा शाइन को देखते हैं और अपनी करवटें बदलते हुए कहते हैं, तुम्हारे कॉलेज में अभी टाइम है शाइन, मुझे सोने दो, प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो। शाइन कुछ देर कुछ सोचती है और कहती है, भैया। विंग अपनी नींद भरी आवाज़ में रिप्लाई करते हैं, शाइन दोबारा कहती है, भैया भैया सुनो। विंग थोड़ा इरिटेट होकर कहते हैं, क्या है मेरी माँ। शाइन कहती है, भैया वो परी शायद आपसे मिलने आई है। इतना सुनते ही विंग अपने बेड पे जंप करते हुए उठ के बैठ जाते हैं। वो इधर उधर देखते हैं और कहते हैं, कहाँ है वो। शाइन, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में उस कुत्ते को मत आने दिया कर। शाइन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। विंग अपना आई रोल करके थोड़े से गुस्से का नाटक करके शाइन की तरफ देखते हैं। वो समझ चुके होते हैं कि उनकी नटखट सी बहन ने उनको उठाने के लिए ये झूठ बोला है। शाइन हंसते हुए कहते हैं, भैया आप इतने बड़े हो गए, एक छोटे से कुत्ते से डरते हो। विंग थोड़ा सा नाराज़गी दिखाते हुए कहते हैं, हाँ मैं डरता हूँ, अब तू जा, मैं रेडी होके आ रहा हूँ। इतना बोल के विंग अपने बेड से जंप करते हैं और बाथरूम में घुस जाते हैं। शाइन भी हंसते हुए उस कमरे से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जब विंग रेडी होके कमरे से निकलते हैं तो शाइन उनका वही इंतज़ार कर रही होती है। शाइन कहती है, भैया बहुत लेट हो गया है, चलो चले। विंग कहते हैं, हाँ चल। उतने में मैडम यू वहाँ आती है। विंग तुम कहीं नहीं जा रहे हो। विंग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं, पर मामी मुझे जाना है, शाइन का आज कॉलेज का फर्स्ट डे है, मुझे उसे छोड़ने जाना है। मैडम यूँ थोड़ा सा गुस्सा होकर कहती है, शाइन कोई छोटी बच्ची नहीं है जो तुम उसे छोड़ने जाओगे, तुम्हें आज कहीं और जाना है। शाइन धीरे से विंग के कान में बोलती है, आ गई चुड़ैल, अब फिर से कोई न्यू डिमांड करेगी। विंग इशारे से शाइन को चुप रहने को बोलते हैं। मैडम यू कहती है, आज वेनचाओ तुमसे मिलना चाहता है। वो कई दिनों से तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा है, पर तुम हर बार बहाने से टाल देते हो। आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। थोड़ी देर में वेनचाओ की गाड़ी तुम्हें लेने आएगी, तुम वहाँ उससे मिलने उसके घर जा रहे हो। शाइन अब गुस्सा होकर बोलती है, आप मेरे भाई को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो आप डिसाइड करेंगे हम लोग वही करेंगे? विंग शाइन का हाथ पकड़ के कहते हैं, शाइन वो हमसे बड़ी हैं, चुप रहो तुम। शाइन कहती है, पर भैया। विंग फिर से उसे इशारा करके चुप कराते हैं। मैडम यू कहती है, एक बार तुम्हारी शादी हो जाए फिर मैं इस लड़की की शादी करा के इसको भी यहाँ से निकलवाऊँगी। शाइन कहती है, आप होती कौन है हमें इस घर से निकालने वाली? आप शायद भूल रही हैं कि आप हमारे घर में हैं, हम आपके घर में नहीं हैं। हमारे मम्मी पापा के जाने के बाद आप दोनों यहाँ पर ऐसा कब्जा करके बैठ गए हैं जैसे कि हम आपके घर में आए हुए हो और आप लोग हम पे एहसान कर रहे हैं। मैडम यू गुस्से से शाइन को घूरती हैं और कुछ बोलने ही जाने वाली थी, उससे पहले विंग कहते हैं, चुप हो जाइए आप दोनों, मुझे अब किसी की एक बात नहीं सुननी है। और आंटी ठीक है, मैं जाऊंगा उससे मिलने, बोल दीजिए आप उसे। इतना बोल के विंग वहाँ से अपने रूम में वापस चले जाते हैं। शाइन घर से निकलती है, अपनी कार में बैठती है और ड्राइवर से कॉलेज की तरफ जाने को बोलती है। वो ऑन द वे ही लैंजन को कॉल करती है। 2 रिंग के बाद लैंजन कॉल उठाते हैं। लैंजन के कुछ बोलने से पहले ही शाइन कहती है, लैंजन प्लीज़ विंग को बचा लो, आज मामी ज़बरदस्ती विंग को वेनचाओ से मिलने भेज रहे हैं। मुझे पता है इस बार भी वो बड़े हैं, इसी वजह से विंग उनकी बात नहीं टालेगा और चला जाएगा उससे मिलने। और तुम जानते हो वेनचाओ कैसा है, प्लीज़ उसे बचा लो। लैंजन बिना रिप्लाई किए कॉल काट देते हैं। ओके गाइस, बहुत जल्दी एक टर्निंग पॉइंट आने वाली है और हमारा हॉरर सफ़र शुरू होने वाला है, तो बने रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय।